हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं आपकी अपनी प्रज्ञा गुप्ता लेकर आ गई हूँ महान व्यक्तित्व में दो महान खिलाड़ियों को आपसे मिलाने के लिए। बच्चों को खेल बहुत पसंद होता है, तो आज मैंने सोचा क्यों ना पढ़ाते पढ़ाते आपको खेलों के बारे में भी कुछ बताया जाए। तो हॉकी जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल है, एक उसके बारे में यानी कि मेजर ध्यानचंद के बारे में, और दूसरा भारत का सर्वप्रिय और लोकप्रिय खेल यानी कि क्रिकेट। तो उसके एक महानतम खिलाड़ी सुनील गावस्कर जी के बारे में आज हम जानेंगे इस पाठ के माध्यम से। तो आइए मेरे साथ खेलते खेलते शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आज हमारे पाठ का नाम है प्रमुख खिलाड़ी, और यहाँ इस तरफ आप देखेंगे ये सुनील गावस्कर जी हैं, और उस तरफ हॉकी के जादूगर जिन्हें कहा जाता है मेजर ध्यानचंद जी। तो शुरू करते हैं आज का पाठ कि कैसे वो मेजर ध्यानचंद जी हॉकी के जादूगर कहलाए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, ये बात आप बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं। भारत में खेलों के इतिहास पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि हॉकी का एक स्वर्णिम युग रहा है, ठीक है। स्वतंत्रता से पहले यानी कि 1947 से पहले की बात अगर हम यहाँ पर करें, तो जब खेलों के लिए सुविधाओं एवं प्रशिक्षण का अभाव था, यानी उस समय देश अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, उस समय खेलों का इतना लोगों का इंटरेस्ट या फिर ये कहें कि इतनी सुविधाएं नहीं दी जाती थी उस समय। तब भी यानी उस मुश्किल घड़ी के दौर में भी कुछ ऐसे खिलाड़ी हुए जो कि अपने जोश जुनून के कारण अपने जो प्रिय खेल था उसके इतने पीछे पड़े रहे कि उसमें मास्टर होकर बाहर निकले थे वो। तो ऐसे ही कुछ व्यक्तियों के बारे में हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं। उस समय भी अनेक ऐसे खिलाड़ी हुए जिन्होंने अपनी प्रतिभा और कड़े परिश्रम के बल पर भारत को विश्व में सम्मान दिलाया। हॉकी में भारत को पहचान दिलाने में मेजर ध्यानचंद का विशेष योगदान है। विशेष योगदान क्यों है? क्योंकि वो इतनी हॉकी ऐसी करिश्माई हॉकी खेलते थे कि उन्हें हॉकी के खेल का जादूगर कहा जाने लगा। मेजर ध्यानचंद का जन्म 19 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। मैं आपको बताना चाहूँगी कि इन्हीं के जन्मदिन के दिन हम उसे खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। आप अपने स्कूल में आपने देखा होगा कि 29 अगस्त को आप स्पोर्ट्स डे ज़रूर सेलिब्रेट करते हैं। बचपन से ही इनकी खेलों में विशेष रुचि रही। सन 1922 ईस्वी में वे सेना में भर्ती हुए, यानी हर एक जगह खेल कोटा होता है, तो यहाँ पर भी वो अपने खेल की वजह से कहाँ पर भर्ती हुए? सेना में भर्ती हुए। 4 वर्ष बाद ही उन्हें भारतीय हॉकी टीम के साथ न्यूजीलैंड जाने का अवसर मिला। ये बात तो आप बच्चे जानते हैं कि अक्सर मैचेस इसी तरीके से कभी हमारे देश में कभी फॉरेन कंट्रीज में हुआ करते हैं। यहाँ पर उन्होंने अपने खेल से सबको प्रभावित किया, ऐसा हॉकी खेला कि हर कोई उनसे इम्प्रेस हो गया। वे 1928 ईस्वी के ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए एम्स्टर्डम पहुंचे। वहां भारत की हॉकी टीम ने अनेक देशों की हॉकी टीमों को हराकर, यानी भारत की जो हॉकी टीम थी जिसमें ये थे वहां पर, और इन्होंने उन टीम्स को हराकर भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल हासिल किया। यह एक गौरवपूर्ण घटना थी, किंतु इससे भी अधिक शानदार प्रदर्शन 1936 में, ये हम कब की बातें कर रहे हैं? स्वतंत्रता के पहले की। तो 1936 में बर्लिन ओलंपिक जो हुआ था उसमें मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में भारतीय हॉकी टीम का वहां पर गई थी खेलने के लिए उस बर्लिन ओलंपिक में, और वो किसके नेतृत्व में यानी किसकी कैप्टनशिप में गई थी? मेजर ध्यानचंद के। तो आगे देखते हैं कि किस प्रकार वो हॉकी के जादूगर बनते चले गए। यहाँ से आपने जितना अभी पाठ देखा उसके अनुसार भी अगर आपने देखा तो उनके नेतृत्व में जो हॉकी टीम ने मैचेस खेले उससे भारत को हॉकी का एक नया ही रूप देखने को मिला था। एक रोचक बात यह है कि इस खेल में हिटलर भी मौजूद थे। उस समय हिटलर भी जिन्हें बहुत क्रूअल कहा जाता है वो भी वहाँ पर मौजूद थे। उन्हीं के सामने ध्यानचंद ने चमत्कारिक ढंग से जर्मनी की टीम को पराजित किया यानी कि जर्मनी की टीम को मेजर ध्यानचंद ने हरा दिया। हिटलर ने ध्यानचंद को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अनेक प्रलोभन दिए, प्रलोभन यानी कि लालच दिए, किंतु इन प्रलोभनों के बाद भी जो हमारे ध्यानचंद थे उन्होंने इन प्रलोभनों को ठुकरा दिया कि भाई मुझे आपकी बात नहीं माननी, क्योंकि हिटलर चाहता था कि ऐसा एक खिलाड़ी उनकी टीम में शामिल हो जाए या उनके देश में आ जाए
ताकि हॉकी के क्षेत्र में उनका नाम हमसे कहीं ज़्यादा रोशन हो सके। लेकिन जो मेजर ध्यानचंद थे ये एकदम सच्चे भारतीय थे, किसी भी प्रकार के कोई प्रलोभन में नहीं आए और वापस उनके प्रलोभनों को ठुकराकर वापस आ गए। भारत का यह सपूत भारतीय फौज और हॉकी की सेवा में आजीवन समर्पित रहा, यानी जब तक इनका जीवन रहा तो ये भारतीय फौज में रहे और साथ ही साथ हॉकी को विश्व स्तर पर उनको प्रसिद्धि दिलाने में अपना योगदान देते रहे। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस यानी कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में, मैंने भी आपको बताया कि स्पोर्ट्स डे आप मनाते हैं तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। वे खिलाड़ियों के सरताज दद्दा के नाम से भी विख्यात थे, क्योंकि वहाँ पर वो सबके लीडर, सबकी प्रेरणा बन चुके थे, तो उन्हें लोग प्यार से दद्दा कहकर भी पुकारा करते थे। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर जाना मेजर ध्यानचंद के बारे में। और कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ते हैं। सन 1956 में, यानी कि अब बात आ गई स्वतंत्रता के बाद की, सन 1956 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनका नाम भारतीय खेल जगत में सदैव याद रखा जाएगा। जब भी राष्ट्रीय खेल हॉकी है, जब भी हॉकी की बात आएगी, इनका नाम याद किया जाएगा। इन्हीं के जन्म दिवस पर जो राष्ट्रीय खेल दिवस हम मनाते हैं, तो जिस दिन वो दिन आएगा उस दिन भी ये याद किए जाएंगे। यानी बच्चा जब भी खेलने के लिए अपना मूड बनाएगा कि चलो मैं खेलता हूँ, तो मेजर ध्यानचंद तो याद आना बनता है। 3 दिसंबर 1979 को लंबी बीमारी के बाद इनका निधन हो गया। यानी बहुत कोई बीमारी के सामना करते हुए, उससे भी लड़ते जूझते हुए इनका निधन 1979 में वहाँ पर हो गया। इनकी याद में झांसी स्थित एक स्टेडियम का नाम मेजर ध्यानचंद स्टेडियम रखा गया है। मेजर ध्यानचंद का अनुसरण करके इनके भाई, जो छोटे भाई थे रूपचंद, उन्होंने भी हॉकी में भारत का नाम रोशन किया। खेल जगत के अन्य क्षेत्रों में और ऐसे भी खिलाड़ी हैं जिन्होंने विश्व में भारत का नाम ऊंचा किया है। ऐसे कौन से खिलाड़ी आपको लगते हैं कि जो वर्ल्ड लेवल पर और दुनिया पर अपना परचम भारत का लहरा कर आए हैं? तो ज़रा कुछ नाम मुझे फटाफट से अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, हॉकी से आते हैं हमारे राष्ट्रीय खेल से। अब हम आते हैं, चलते हैं अपने देश के सबसे पॉपुलर गेम में, जिसे बच्चा बच्चा खेलता और जानता है। मुझे बहुत अधिक क्रिकेट के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आजकल तो, पहले तो क्रिकेट का मौसम हुआ करता था, पर जब से आईपीएल और वनडे मैच इस तरीके के होने लगे हैं, तब तो आए दिन हम टीवी पर मैच का आनंद ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे ही एक क्रिकेटर की बात कर रहे हैं जिनका नाम है सुनील गावस्कर। मैं तो 1000 से भी खुश था, अब 10 गुना खुश हूँ, ऐसा कहा है सुनील गावस्कर ने, जिन्हें गावस्कर सरनेम के नाम से भी खेल जगत में जाना जाता है। रन संख्या 9999 और अब सुनील गावस्कर और क्रिकेट इतिहास के सुनहरे पन्नों के बीच में केवल 1 रन की दूरी थी। आपने क्रिकेट के इस रोमांच को देखा होगा ना, कि एक ही रन के लिए कितनी भागदौड़ होती है, कितना पूरा आंखें थम जाती हैं, टिक टक स्क्रीन पर जाकर गड़ जाती हैं कि अब बस 1 बॉल बची है और इतने रन चाहिए, तो लोग यहाँ वहाँ मूवमेंट भी सारे बंद हो जाते हैं। तो इतना रोमांच अगर किसी खेल में उत्पन्न किया है तो वो इन खिलाड़ियों ने ही उत्पन्न किया है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा था। सिर्फ 22 गज 1 रन की दूरी थी और 22 गज चलना था उसके लिए। एजाज फकीह की एक गेंद आई और क्रिकेट के इस अनूठे लिटिल मास्टर ने खूबसूरत कट लगा के रन के लिए दौड़ लगा दी। खेल के पूरे इतिहास में 1 रन के लिए, सिर्फ 1 रन जिसे हम कहते हैं, उसके लिए उठे कदमों में कभी ऐसा उत्साह नहीं रहा। जब जीत और हार की बात होती है तो उस 1-1 रन की कितनी कीमत होती है, उस 1 रन से कैसे वर्ल्ड कप हमारे हाथ से मिल जाता है या चला जाता है। तो उस 1 रन की कीमत यहाँ पर इन क्रिकेटर से पूछने की आवश्यकता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। गावस्कर ने इन 2 रनों के साथ अपने 10,000 रन पूरे किए और क्रिकेट इतिहास के सुनहरे पन्नों में अपना नाम अंकित कराया। इन लोगों के भी रिकॉर्ड्स होते हैं, है ना, बहुत सारे रिकॉर्ड, जैसे कि धोनी और कोहली ने तोड़े हैं, तो इनके समय में भी बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड थे जो आगे चल के नए नए प्लेयर्स ने तोड़े, लेकिन कई रिकॉर्ड आज भी इन महान क्रिकेटर्स के नाम से ही सुरक्षित बने हुए हैं। पूरा देश उत्साहित था और स्वयं गावस्कर भी, स्वयं के लिए भी बड़ी खुशी की बात होती है। इनका कहना था कि मैं तो 1000 रन से भी खुश था, लेकिन अब इनके पास, इनके खाते में कितने रन संग्रहित हैं? लगभग 10 गुना, यानी कि 10,000 रन का रिकॉर्ड इनके नाम है।
सुनील मनोहर गावस्कर का जन्म 10 जुलाई सन 1949 ईस्वी में मुंबई में महाराष्ट्र में हुआ था। इनकी शिक्षा सेंट जेवियर्स हाई स्कूल और मुंबई विश्वविद्यालय से हुई थी। गावस्कर के टेस्ट जीवन की शुरुआत सन 1971 में वेस्ट इंडीज दौरे से हुई थी, यानी वेस्ट इंडीज के खिलाफ जब इनका पहला मैच इन्होंने खेला, वहां से इनके क्रिकेट खेल जगत की शुरुआत हुई। सुनील गावस्कर मात्र एक बल्लेबाज हैं जिन्होंने एक कैलेंडर वर्ष में 1000 रन 4 बार बनाए, यानी एक 1000 रन बनाने का इनका जो रिकॉर्ड है वो एक बार मतलब एक 1000 रन 4 बार यानी 4000 रन बनाने का रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम किया है। सुनील गावस्कर ने 1983 में चेन्नई में वेस्टइंडीज के विरुद्ध बिना आउट हुए 236 रन बनाए थे। किसी क्रिकेट खिलाड़ी के लिए ये बहुत बड़ा एक रन का स्कोर होता है। 336 रन, वो भी नॉट आउट हुए बगैर, है ना। लगातार कितना उन्होंने उसके लिए मेहनत की होगी, कितनी प्रैक्टिस की होगी, तब कहीं जाके ये रिकॉर्ड वो बना पाए थे। यह उनके टेस्ट जीवन की सबसे बड़ी पारी थी। पारी यानी उनकी इनिंग्स जो वो खेल रहे हैं। सुनील मोहन गावस्कर आंकड़े की एक दृष्टि में यहाँ पर आप देखेंगे कि जब वो टेस्ट बल्लेबाजी किया करते थे तो किस तरीके का स्कोर कार्ड जिसे हम कह सकते हैं, कितने मैच उन्होंने खेले तो 125, पारी 214, नॉट आउट कितनी बार वो नॉट आउट हुए बगैर पूरा टीम में मतलब आखिरी तक लगे रहे तो 16 बार, रन योग 10,122, यानी टोटल अपने जितने भी मैचेस इन्होंने खेले हैं यहाँ पर आप देखेंगे 125 मैच, उसमें इनका रन योग ये रहा, योग मतलब टोटल रन। अधिकतम कितने एक बार में बिना आउट हुए उन्होंने कितने 236, तो हमने ये अभी पढ़ा ना यहाँ पे ये 236 ये यही वाला है। औसत यानी 51.12 ये उनके रन का औसत है। फिर है शतक, यानी कि 100 रन एक बार में कितनी बार बनाए 34 टाइम्स। अर्धशतक यानी 50 रन, ये तो मुझसे बेहतर आप बच्चे जानते हैं कि शतक अर्धशतक ये सब क्या होता है। तो अर्धशतक 45 बनाए हैं। कैच कितने लिए 108 कैचेस उन्होंने अपने पूरे क्रिकेट खेल जगत में लिए हैं। अपना जो भी इनिंग्स थी उनकी जब तक उन्होंने खेला तब तक इस तरीके का ये स्कोर कार्ड आपके सामने है। बल्लेबाजी एक दिवसीय मैच में यानी ओडीआई जिसे आप कहते हैं वनडे मैच जिसे हम कहते हैं, उसमें क्या किया तो इन्होंने 108 मैच खेले। पारी यानी 102 पारी उन्होंने ली, पारी मतलब बैटिंग वाला सिस्टम। नॉट आउट यानी 14 बार वो नॉट आउट हुए बगैर आखिरी तक खेलते रहे। रन योग 3092, अधिकतम 103 रन का रिकॉर्ड इनके नाम है। औसत 35.1513 जिसे हम कहेंगे अगर क्रिकेट की भाषा में समझें। फिर है शतक, तो एक ही शतक है यहाँ पर, क्योंकि स्कोर से भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 103 अधिकतम रन थे, तो यहाँ पर एक ही शतक हुआ। अर्धशतक 27 बार यानी कि 50 रन जो होते हैं वो 27 बार इन्होंने हर मैच में अलग अलग बनाए हैं। कैच 22 यहाँ पर उन्होंने कैच आउट लोगों को किया है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक महान क्रिकेटर की जो स्कोर कार्ड हमने देखा वो भी कितना यूनिक है, यानी अनोखा और खास है। सुनील गावस्कर ने अपने खेल जीवन में भारतीय टीम का कप्तान के रूप में नेतृत्व किया है। किसी भी खिलाड़ी के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का कैप्टन होना, पूरे विश्व लेवल पर अपने भारत को रिप्रेजेंट करना यानी उसका प्रतिनिधित्व करना खुद उनके लिए और हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात होती है। वे एक उत्तम खिलाड़ी ही नहीं बल्कि एक कुशल लेखक भी हैं, यानी वो खेलते जितना अच्छा थे उतना ही अच्छा लिखते भी थे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक सनी डेज है। एक महान बल्लेबाज के रूप में गावस्कर जीते जी किंवदंती बन चुके हैं। इन्हें लिटिल मास्टर के नाम से भी जाना जाता है। चैट बॉक्स में मुझे बताइए कि सचिन तेंदुलकर या किसी अन्य खिलाड़ी का आपको नाम पता हो, किन्हें खेल जगत में किस नाम से पुकारा जाता है। जैसे जहां तक मुझे पता है सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है। तो फटाफट से जरा चैट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए किस क्रिकेटर को किस नाम से खेल जगत में पुकारा जाता है। दैनिक जीवन में खेल कूद का अति विशिष्ट स्थान है। देखिए आपसे हमेशा कहा जाता है पढ़ाई करिए, अच्छे से पढ़िए, लेकिन हर बच्चे को खेल अपनी खेलों की जीवन में और पढ़ाई दोनों में बैलेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी है। जितनी जीवन में पढ़ाई आवश्यक है उतना ही ये खेलना कूदना आवश्यक है, क्योंकि एक आपके चारित्रिक और मानसिक विकास के लिए आवश्यक है और खेल जो है वो आपके शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है। जब हम मैदान में खेलते हैं तो जाने अनजाने कितने सारे
एक्सरसाइज हम करते रहते हैं, शरीर की ऊर्जा, उत्साह और उमंग बनी रहती है, बॉडी में क्रिएटिविटी बनी रहती है। तो खेलने कूदने वाले बच्चे अक्सर कम बीमार पड़ते हैं। ये आपने सर्फ एक्सेल के ऐड के साथ साथ एक किसी डॉक्टर के सर्वे में भी सुना होगा। जो बच्चे खेलते हैं वो कम बीमार होते हैं, और जो सिर्फ घर में रहते हैं, अंदर ही बने रहते हैं, इंडोर गेम्स ज़्यादा खेलते हैं, उनका जो बॉडी फिटनेस है वो उतनी परफेक्ट नहीं होती। खेलते समय आप कितनी सारी चीज़ों को एक साथ करते हैं। आप बॉडी का कंट्रोल, मेंटल कंट्रोल सीखते हैं, साथ ही साथ आप टीम भावना, जिसे आप टीम मैनेजमेंट कहते हैं, वो आप सीखते हैं। वहाँ पर आप अनुशासन में रहना सीखते हैं, क्योंकि कोई भी खेल हो दुनिया में, वो हर एक खेल के कुछ नियम, कायदे, कानून होते हैं। उससे बाहर जाने पर आप आउट हो जाते हैं। तो आपको एक हद में रहकर अनुशासित तरीके से खेलना कूदना आपको जीवन में भी अनुशासित बनाता है। अगर आप भारतीय क्रिकेट टीम के ही किसी प्लेयर को ले लें, अगर आपने कभी उसका इंटरव्यू देखा हो या आप देखें अब मेरी बात को सुनने के बाद, तो आप देखेंगे कि वो लोग कितनी अनुशासित जीवन जीते हैं, कितना डिसिप्लिन्ड लाइफ जीते हैं। उनके सोने जगने हर एक चीज़ का टाइम फिक्स होता है, उनके खाने का डाइट चार्ट अलग होता है। तो इन सारी चीज़ों पर वो कितना वर्कआउट करते हैं, वो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, खाने पीने में हर एक चीज़ को सोच समझ कर खाते हैं, और सबसे मेन है एक्सरसाइज के साथ साथ हर एक चीज़ का टाइम रूटीन उनका। वो लोग पढ़ाई भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ खेलते हैं। समय मिलने पर वो बड़े बड़े राइटर्स और अच्छे राइटर्स की अपनी प्रिय पुस्तकें पढ़ा करते हैं। तो जो उनकी पूरी की पूरी लाइफ है वो अनुशासित हो जाती है। तो खेल सिर्फ आपको मनोरंजन ही नहीं देता, बल्कि आपको आपके जीवन में बहुत डिसिप्लिन में रहना भी सिखाता है, बशर्ते आप किसी ऐसे व्यक्ति को फॉलो करते हैं। हाँ, अब ये बात अलग है कि आप सुबह से शाम तक अगर खेलते रहें तो वो खेल वापस लौटने के बाद सिर्फ आपको मम्मी की डांट आपको दिलाएगा और उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन अगर आप खेल और पढ़ाई दोनों में बैलेंस बना के रखते हैं तो निश्चित रूप से जितना आप पढ़ाई करके फेमस होते हैं या कुछ तरक्की करते हैं, तो खेल जगत भी आपको उतनी ही तरक्की आज के समय में दिलाता है। तो यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। खेलों से जो बात मैंने आपको पहले बता दी, अब हम यहाँ पर उसको पढ़ेंगे भी। खेलों से संयम यानी कंट्रोल पावर, दृढ़ता, डिसीजन मेकिंग, जैसे आपने देखा है जब कभी कोई कैप्टन होता है और मान के चलिए जिस व्यक्ति को उसने पहले बैटिंग करने के लिए भेजा, मान के चलिए वो बहुत जल्दी आउट हो गया, तो अगला कौन जाएगा, ये क्विकली जो डिसीजन लिया जाता है, ये आपको डिसीजन मेकिंग जो सिखाता है, यानी निर्णय लेने की क्षमता जो होती है खेलों से वो भी विकसित होती है। तो दृढ़ता, गंभीरता, आप कुछ खेल ऐसे होते हैं जिसमें मस्ती करते हुए खेल सकते हैं, लेकिन जैसे क्रिकेट है, हॉकी है, या नेशनल गेम्स में अगर आप जा रहे हैं, इंटरनेशनल तरीके से अगर आप खेल रहे हैं, तो वहाँ आपको अपने व्यक्तित्व में कितनी गंभीरता दिखाने की ज़रूरत होती है। कई बार आपने देखा होगा क्रिकेट मैच की अगर हम बात करें तो जो पिच होती है उसमें लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो वो बैन कर दिए जाते हैं क्रिकेटर्स। ऐसे भी कई क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने आपस में लड़ाई झगड़ा किया या अभद्र भाषा का प्रयोग किया, तो उनको कई मैचेस से बैन कर दिया गया। तो वहाँ पर आपको एक गंभीरता रखने के लिए भी कहा जाता है कि जब आप जीते हैं तो अति खुश ना होना, और अगर हारे हैं तो इतना गम ना मनाना कि वहाँ पर आपका कोई वाद विवाद किसी से हो जाए। एकाग्रता, मन लगा के खेलना, क्योंकि वहाँ पर आप सिर्फ अपने लिए नहीं खेल रहे हैं, आप भारत के लिए खेल रहे हैं, पूरी टीम के लिए खेल रहे हैं, 11 लोग मिलकर एक देश के लिए खेल रहे हैं। तो वहाँ पर आपको कंसंट्रेशन की भी ज़रूरत होती है, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, हर एक चीज़ आपको कंसंट्रेशन भी यानी एकाग्रता भी सिखाती है। फिर सहयोग की भावना, मैं की फीलिंग के साथ कभी आप खेल नहीं खेल सकते। जो क्रिकेट खेल होता है, अगर हम क्रिकेट की बात करें या कोई और भी, फुटबॉल हो, बास्केटबॉल हो या हॉकी हो, किसी भी खेल की बात करें, तो वहाँ पर मैं की फीलिंग के साथ आप नहीं खेल सकते। वहाँ पर हम की फीलिंग के साथ खेलते हैं, क्योंकि वो आपसी सहयोग से ही हम टीम को जिता पाते हैं। मैं काम करता है, लेकिन मैं तब तक काम करता है जब तक कि आप अपने लिए खेल रहे हैं, लेकिन जहाँ देश की बात आती है तो वहाँ कौन सा फैक्टर आता है, हम की फीलिंग से खेला जाता है। तो सहयोग की भावना का भी विकास करते हैं खेल। तो इस प्रकार व्यक्तित्व में कितनी सारी चीज़ों का विकास करने का काम ये खेल भी किया करते हैं। इसलिए अगर आपको जब भी कभी आपको खेल और पढ़ाई के बीच में बैलेंस करना है, आप अपना टाइम टेबल सेट करते हैं, तो आप दोनों को बराबर समय दे सकते हैं। जब आप खेल रहे हैं तो मन लगा के खेलिए, जैसे आप पढ़ते हैं तो मन लगा के पढ़ते हैं। खेल अनुशासन, विश्व बंधुत्व एवं शारीरिक विकास स्थापित करने में भी सशक्त माध्यम है। ये सारी बात मैं अभी आपको बता चुकी। विश्व बंधुत्व की भावना की बात कर लेते हैं। जैसे जब दो टीम खेल रही हैं, एक मान के चलिए किसी दूसरे देश की है और एक हमारे भारत की है, तो दूसरे देश के व्यक्तियों के साथ हमें
कैसा व्यवहार करना है, जीतने पर कैसा, हारने पर कैसा, या मित्रवत व्यवहार जो होता है उसके साथ ये खेल खेला जाता है। मान के चलिए पाकिस्तान की टीम कभी इंडिया में क्रिकेट खेलने आए तो क्या हम हमारे दुश्मन देश की तुरंत लड़ाई झगड़ा करने लगेंगे वहाँ? बिल्कुल नहीं। हम उनके साथ भी कितने अच्छे से खेलते हैं। आपने खेल के मैदान में अक्सर देखा होगा, सिर्फ अगर क्रिकेट की बात करती हूँ तो आपको अभी याद दिलाती हूँ कि जब भी मैच शुरू होता है या ख़त्म होता है, आपने देखा होगा वो लोग हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, उसके बाद वो खेल शुरू होता है। यानी वहाँ पर दुश्मनी और बैर भाव जैसी कोई भावना नहीं होती, वहाँ सिर्फ खेल भावना काम करती है। तो अनुशासन, खेल भावना यानी विश्व बंधुत्व, शारीरिक विकास, इतना दौड़ भाग, स्ट्रेचिंग, कितना कुछ वो लोग खेलने के लिए रिहर्सल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तब कहीं जाके वो वास्तव में मैदान पर आते हैं। खेल कूद में आपस में मिलकर रहना, बैर भाव को समाप्त करना, आपसी तालमेल के द्वारा लक्ष्य को प्राप्त करना सिखाता है। पढ़ाई के समय आप क्या करेंगे? मान के चलिए आपका कोई मित्र आया है और आप उसे नहीं बताना चाहते कि आप क्या पढ़ रहे हैं, आप किताब बंद कर देते हैं। वो आपसे सवाल करता है, भाई पढ़ लिया तुमने? तो कई बार बच्चे बोलते नहीं अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया, क्योंकि वो हमें छुपाना होता है कि हाँ हमने पढ़ लिया है। लेकिन खेल के दौरान खेल एक ऐसी भावना का विकास करता है, वहाँ आप अपनी प्रतिभा को छुपाते नहीं हैं, बस आप चाहते हैं कि बस मुझे मौका मिले, फिर देखना बैट आने दो मेरे हाथ में, क्या चौके छक्के मैं लगाऊंगा। तो वहाँ पर आप अपने आप को दिखाना चाहते हैं, है ना, अपनी जो प्रतिभा है उसका प्रदर्शन करना चाहते हैं। तो खेल क्या सिखाता है? आपसी तालमेल के साथ अपनी कला, अपनी प्रतिभा का विकास करना भी सिखाता है। तो यहाँ पर हमने जाना कि क्रिकेट के माध्यम से या फिर हॉकी के माध्यम से, बल्कि किसी भी खेल के माध्यम से किस प्रकार हम मनोरंजन के साथ साथ अपने व्यक्तित्व का विकास भी कर सकते हैं, वो आप यहाँ पर चाहे मेजर ध्यानचंद से सीखें या सुनील गावस्कर से सीखें या किसी अन्य अपने प्रिय क्रिकेटर या जो भी आपका प्रिय खेल हो उसके खिलाड़ी से सीखें। तो ये चीज़ हमें सिखाती है कि आपस में मिलजुल कर विश्व बंधुत्व की भावना के साथ मानसिक शारीरिक विकास करते हुए किस प्रकार खेलों को आयाम नया हम दे सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने दो महान खिलाड़ियों के बारे में पढ़ा। ऐसे ही ढेरों खिलाड़ी भारत में मौजूद हैं जिनके जीवन से आप प्रेरणा ले सकते हैं। मैंने आपको कमेंट बॉक्स में कुछ चीज़ें मैसेज करने को कहा था कि किन खिलाड़ियों को किन नामों से पुकारा जाता है, ज़रा उनके बारे में भी मुझे बताएं। तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, मुझे इंतज़ार रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आज हमने मुख्य खिलाड़ी पार्ट के हमने दो महान खिलाड़ियों के बारे में पढ़ लिया है। अगले वीडियो में हम प्रश्न और उत्तर जानेंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करते रहिए और किसी अन्य खिलाड़ी के बारे में अगर आप लिखना चाहते हैं तो अपनी उत्तर पुस्तिका में मेरा प्रिय खिलाड़ी करके आप वहां पर भी एक कॉलम बनाकर उसका फोटो लगाकर लिख सकते हैं। आपकी शिक्षिका भी उसे देखकर खुश हो जाएंगी। ठीक है, और मैग्नेट ब्रेन्स में न केवल आपकी कक्षा बल्कि 6 से लेके 12 तक हर एक बोर्ड, हर एक विषय के ढेरों वीडियो मौजूद हैं। और सबसे अच्छी बात है कि पूरी तरह निःशुल्क है। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई पैक लेने के लिए या सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपसे नहीं कहा जाता है। तो चाहे आपकी यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम, एमपी बोर्ड हो, या फिर प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे सीयूईटी, एनटीएससी जैसे एग्जाम्स हो, या फिर ओलंपियाड्स हो, स्पोकन इंग्लिश हो, हर एक के अथाह ज्ञान के सागर में वीडियो यहाँ पर मौजूद हैं। बस कोशिश करना है आपको सही वीडियो अपने काम का देखने की और उससे नया नया कुछ सीखने की। हमारे साथ बने रहने के लिए आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम की मदद ले सकते हैं। बुक्स और ई बुक्स के कलेक्शन के लिए भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करके उसे हासिल कर सकते हैं। बस तो फिर लग जाइए इस मुहिम में मेरे साथ, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, पढ़ने वालों की मदद करते रहिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जिसमें पढ़ेंगे हम इस पाठ के प्रश्न और उत्तर। तो कर लीजिए खुद को तैयार उत्तर देने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।